हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग बहुत दिन के बाद, बहुत लंबे पॉज के बाद, लगभग 1 महीने के बाद हम लोग वीडियो शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमारी तरफ से अपोलॉजी होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थी, जिसकी वजह से हम लोग कर नहीं पा रहे थे। नाउ अभी हम लोग सेटल हो चुके हैं और ये अब वीडियो लगातार आएगी। और इसी बीच बीपीएससी ने 2 बार एग्जाम का डेट भी बढ़ा दिया है। सितंबर के 3rd वीक में मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि वेबसाइट पर दिया जा रहा है कि होगा एग्जाम, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डाउट है कि 2 दिन होगा कि 1 दिन होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि 1 दिन होगा। तो इसमें हम लोग जो पढ़ाई किए हुए हैं, मैं एक रिकैप कर दूँ आप लोगों को कि हमने हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, बिहार का पूरा सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। उसके साथ ही हमने करंट अफेयर्स में स्पर्धा से पढ़ लिया है, हम लोग एसपीडी से भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लूसेंट से हमने इकोनॉमिक्स की शुरू की थी, उसके पहले हम लोग साइंस पढ़ चुके हैं लूसेंट से। उसके अलावा फरवरी तक का करंट अफेयर्स अपडेटेड है। उसके बाद के लिए हम लोग प्रतियोगिता दर्पण से, हाँ, प्रतियोगिता दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उससे हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद वो प्रतियोगिता दर्पण का भी कंप्लीट करेंगे। और जो ये गैप बचा हुआ है 3-4 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का, हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का जो न्यूज़ होगा वो कवर कर लेंगे। तो हमारा करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएगा। हमारा इकोनॉमिक्स का भी चल रहा है। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग इकोनॉमिक्स का हम लोग पढ़ाई किए थे, वो हम लोग यहाँ पे कैपिटल मार्केट तक किए थे। जो आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को ध्यान होगा, जो लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला है। और इससे आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है कि इकोनॉमिक्स का जो सवाल है वो छूटता नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज से शुरू करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के बात करते हैं, ताकि चीज़ें समझ में भी आए और क्लियरिटी बनी रहे। द स्टॉक एक्सचेंज इज द मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक, शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड एंड डिवेंचर एटसेट्रा। इट इंक्रीजेज द मार्केट एबिलिटी ऑफ existing securities by providing simple method for public and other to buy and sell securities। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जहां पे स्टॉक का एक्सचेंज किया जाता है। स्टॉक मतलब इक्विटी, यानी कि शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, ये सारा चीज़ें यहाँ पे एक्सचेंज की जाती है, मतलब खरीद और बिक्री की जाती है। इसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे हमारा बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज सब है। द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन बॉम्बे, नाउ मुंबई। तो पहला जो ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया में, सवाल पूछा जाता है कि कहाँ है, तो कहाँ स्टेब्लिश हुआ था? तो बॉम्बे में स्टेब्लिश हुआ था, नाउ मुंबई। व्हेन द नेटिव शेयर ब्रोकर एसोसिएशन नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज फाउंड बाय द ब्रोकर्स इन 1875। तो पहला बीएससी जिसको हम बोल रहे थे, बीएससी कब बना था? तो 1875 ईस्वी में बीएससी एग्जिस्टेंस में आया था। और ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरह का सवाल पूछता है। इकोनॉमिक्स ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, समझ में नहीं आता है किस तरह का सवाल पूछेगा और किस तरह से उसको हम लोग आंसर करेंगे। तो इकोनॉमिक्स ये कवर करने का मेन पर्पस ये है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। इकोनॉमिक्स का 5-7 सवाल, 10 सवाल जो भी आता है वो छूटे नहीं। अब देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसको क्रेडिट लेने की जो क्षमता है वो कितनी है, और उसकी जो रेटिंग होती है वो कौन कौन सी एजेंसियाँ करती है। यानी कि किसी को कर्ज लेने, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो देश ही क्यों नहीं हो, चाहे वो राज्य ही क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई कॉरपोरेशन हो, कुछ भी हो, उसकी क्रेडिट रेटिंग मतलब कि कर्ज लेने की जो क्षमता है कि कितना तक वो कर्ज ले सकता है, वो क्रेडिट रेटिंग कंपनियां करती है। जैसे आपने सुना होगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने रेटिंग इंडिया घटा दिया, सोवरनिन रेटिंग घटा देता है, बढ़ा देता है। क्रिसिल है इंडिया कंपनी, इंडियन रेटिंग एजेंसी। इंडस्ट्री मेनली कंप्राइजेज ऑफ क्रिसिल, आईसीआरए, केयर, ओनिक्रा, फिनटेक, फिच, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एंड समेरा, इस तरह का नाम। क्रिसिल का देखिए, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा। और जो लोग बैंकिंग का तैयारी करते हैं उन लोग के लिए ये वीडियो फायदेमंद है, क्योंकि ये सारा सवाल बैंकिंग में खूब पूछा जाता है, इसलिए बी केयरफुल। आईसीआरए इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में है। उसके बाद केयर का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव है। उसके बाद आपका आ जाता है शमेरा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी, हो गया स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी, मतलब वैसी रेटिंग एजेंसी है जो ये इस तरह के इंडस्ट्रीज को रेट करती है। उसके बाद फिच है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च
हो गया हेडक्वार्टर मुंबई है, स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, जो हम अभी बोल रहे थे। मूडीज हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, ये भी रेटिंग बढ़ाता है घटाता है। आपने देखा होगा कि इंडिया का सोवरेन रेटिंग घटा दिया है, किसी कंट्री का बढ़ा दिया, किसी दूसरे भी कंट्री घटा दिया। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रेटिंग एजेंसीज है, जो कि रेटिंग बढ़ाता है घटाता है। अब इससे होता क्या है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक लाइन में बता दूं। होता ये है कि अगर किसी देश का क्रेडिट रेटिंग अगर कम होता है, जैसे आपने देखा होगा बी माइनस से बी प्लस में हो गया, या बी प्लस से बी माइनस में हो गया, बी माइनस माइनस ऐसे हो गया, सी में चला गया, मतलब ये रेटिंग का तरीका है। तो घटाने बढ़ाने से क्या होता है, अगर बढ़ता है मतलब कि वो ज़्यादा कर्ज लेने लायक है। वो अगर कहीं दूसरे कंट्री से या दूसरे किसी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन से कर्ज लेने के लिए एप्लीकेशन डालता है, तो उसकी अप्रूव होने की चांसेस बढ़ जाती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि बैंक जैसे आपका सिविल रिपोर्ट निकालता है, उसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट रेटिंग होता है। आप सिविल रिपोर्ट से पता चलता है कि आप कितना कर्ज लेने लायक है। उसी तरह से इन सब रेटिंग से आपकी क्रेडिबिलिटी की बात पता चलती है। चलिए, फिच जो है इसके हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क है, और इसमें देखिए क्रिसिल इज द लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया विद द मार्केट शेयर ऑफ ग्रेटर देन 60%। 60% मार्केट शेयर है इंडिया में इसका, क्रिसिल का। तो ये याद रखेंगे कि सबसे बड़ा इसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो इंडिया में क्रिसिल है। उसके बाद आप आ जाइए 1894, द अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज वाज स्टार्टेड टू फैसिलिटेट डीलिंग इन द शेयर ऑफ टेक्सटाइल मिल दियर। टेक्सटाइल मिल के लिए जो शेयर का डीलिंग करना था 1894 ईस्वी में, वो बनाया गया था। वो अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज बना था। उसके पहले बना था 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद आता है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज वाज स्टार्टेड इन 1908 टू प्रोवाइड अ मार्केट फॉर शेयर ऑफ प्लांटेशन एंड जूट मिल। ये देखिए, ये जो अहमदाबाद है, कोलकाता है, जैसे अहमदाबाद है तो ये टेक्सटाइल मिल्स के शेयर को एक्सचेंज करने के लिए बना था। कोलकाता जो बना था वो प्लांटेशन एंड जूट मिल के लिए बना था। मतलब कि वो स्पेसिफिक था। ये आप ध्यान रखेंगे कि पूछ देगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है किस तरह के शेयर्स में डील करता है, तो हर कंपनी के शेयर्स में डील करता है। लेकिन अहमदाबाद जो स्टॉक एक्सचेंज था वो किस तरह के शेयर में डील करता था, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल मिल के शेयर्स में डील करता था। उसी तरह से कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्लांटेशन और जूट की कंपनियां वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी। इनफैक्ट अभी भी है, बहुत पहले से कम हो गया लेकिन है। तो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज बनाया ही गया था प्लांटेशन और जूट मिल के मार्केट के शेयर को एक्सचेंज करने के लिए। द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रोज फ्रॉम 7 इन 1939 टू 21 इन 1945। 1945 में ये 21 हो गया था 7 से इंडिया में। अच्छा, अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 कंपनी एक्ट भी है, आपको ध्यान होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सो फार रिकॉग्नाइज्ड 23 स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे इज द प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज इन द country. With the setting of the national stock exchange, all regional stock exchange have lost relevance. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद जितने भी ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंज था, जब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSC जब आया एग्जिस्टेंस में, तो सारे स्टॉक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का भाव वैल्यू जो है वो कम हो गया एक तरह से। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसको उन सब बिजनेस को देखने लगा। BSE ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ इन द कॉर्पोरेट एंटिटी फ्रॉम बीइंग ए ब्रोकर एसोसिएशन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द अगस्त 2005। तो ये एक अपने आप में कॉर्पोरेट एंटिटी बन गया BSE। एज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज ओबलाइज्ड टू डाइल्यूट स्टॉक ब्रोकर स्टेक टू 49%। मतलब कि ये अपना भी शेयर बेच सकता है। टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड वोलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट, सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड रोलिंग सेटलमेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2001 अंडर व्हिच सेटलमेंट हैज टू बी मेड एवरी डे। तो ये स्पेकुलेशन की कल क्या होगा, इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, सट्टा जुआ जिसको बोलते हैं। पहले लोग बोला करते थे कि शेयर क्या है, सट्टा है, जुआ है। इनफैक्ट अभी भी कुछ फाइनेंशियली इलिटरेट में बोलूँगा, टिपिकल वर्ड, जो वित्तीय असाक्षर लोग हैं, वो ये बात बोलते हैं कि शेयर एक जुआ है, शेयर में पैसा लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है। एनीवे, तो तब से सेबी ने क्या किया, आप पूछेंगे सेबी क्या है, तो सेबी आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था शायद सेबी का टर्म, और नहीं डिस्कस किया होगा तो आप देख लेंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है,
जो कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट में क्या होगा, और कैपिटल मार्केट ही ये सब है जो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपिटल मार्केट, उसमें हमने ये बात करी होगी, उसको देख लीजिएगा। तो ये सेटलमेंट को एवरीडे कर दिया सेबी ने 2001 से, कि रोलिंग जो है वो नेक्स्ट डे दूसरे दिन नहीं होगा, सेटलमेंट सेम डे होगा। उससे क्या होगा, स्पेकुलेशन कम होगा, वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है, जिससे कि उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं बाजार का, वो उतार चढ़ाव नियमित रहे, कंट्रोल्ड रहे, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट शेयर प्राइसेस इंडेक्स ऑफ इंडिया, तो बीएससी का सेंसेक्स बोलते हैं। बीएससी के इंडेक्स को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो है उसको क्या बोलते हैं, सेंसेक्स बोलते हैं। और एनएससी के इंडेक्स को क्या बोलते हैं, निफ्टी बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये पूछता है और पता होना चाहिए बेसिक चीजें। दिस इज द इम्पोर्टेंट मोस्ट सेंसिटिव शेयर इंडेक्स, द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव 30 मेन शेयर। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी में जो सेंसेक्स है, वो सेंसेक्स किससे रेगुलेट होता है, तो 30 शेयर के भाव ऊपर जाने और नीचे आने से रेगुलेट होता है। याद रखेंगे कि सेंसेक्स ये है बीएससी का, सेंसेक्स निफ्टी का, एनएससी का नहीं होता है। एनएससी का क्या होता है, निफ्टी होता है। वो 50 शेयर से रेगुलेट होता है उसका प्राइस, मतलब उसका इंडेक्स 50 शेयर के बढ़ने से, जो उसमें लिस्टेड है 50 शेयर्स, उसके बढ़ने से बढ़ेगा और उसके घटने से घटेगा। इसी तरह से बीएससी जो है उसका है सेंसेक्स। सेंसेक्स कैसे बढ़ता है, तो इन 30 शेयर में जो लिस्टेड 30 शेयर है, रिप्रेजेंट करता है 30 शेयर इसके इंडेक्स को, उसके प्राइस को बढ़ने या घटने से इसका प्राइस बढ़ता और घटता है। इट्स बेस ईयर्स 1978-79 है। बीएससी इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, फाउंडेड इन 1875। बीएससी जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, करके पूछता है ये कब बना था। इसका बेस ईयर याद रखिएगा 78-79 है, 1900। बीएससी 200 रिप्रेजेंटेटिव, इसमें 200 शेयर रहता है, 200 आ गया तो 200 शेयर हो गया। इसका बेस ईयर जो है 89 से 90 है। डोलेक्स क्या है, 200 बीएससी डॉलर वैल्यू का जो इंडेक्स होगा उसको डोलेक्स बोलते हैं। किसको, बीएससी का जो 200 है, बीएससी 200, इसी का जब डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको डॉलेक्स बोलते हैं। इसका बेस ईयर जो है डॉलेक्स का है 89-90, वही है जो बीएससी 200 का है। उसके बाद एनएससी 50 या निफ्टी 50 जो बोलिए, 28 जुलाई 1989 की नेम, इट्स नेम इज एसएनपी CNX Nifty. National Stock Exchange has launched a new share price index NSE 50 in place of NSE 100. तो NSE 100 की जगह पे इस डेट को 28 जुलाई 1998 को क्या किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने उसको NSE 50 कर दिया। इन प्लेस ऑफ 19 अप्रैल 1996। NSE 50 includes 50 companies here. This stock exchange was founded on फरमानी कमिटी रिकमेंडेशन इन 1994। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इन बिटवीन लाइन का भी वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं और बीच बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल जाती है। आपको पता है कि हाँ हमको पता है कि निफ्टी 50 क्या होता है, हमको पता है बीएससी क्या होता है, डोलेक्स क्या होता है, एवरीथिंग आपको पता है। बीच में एक बात निकल के आगे जो आपको पता नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को पता नहीं होगा कि फरमानी कमिटी के रिकमेंडेशन पे एनएससी बना था। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फरमानी कमिटी, ठीक है। उसके बाद क्रिसिल सेटअप इन 1988 इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इट अंडरटेक्स द रेटिंग फिक्स डिपॉजिट प्रोग्राम, convertible and non-convertible डिवेंचर एंड ऑल्सो क्रेडिट असेसमेंट ऑफ कंपनी। यही सब हम लोग बात कर रहे थे। रेटिंग फिक्स डिपॉजिट प्रोग्राम, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड असेसमेंट करता है कंपनीज का। अब क्रिसिल 500 क्या है, तो इज अ न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स इंट्रोड्यूस बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेसिल, ऑन जनवरी 18, 1996। तो ये आपका हो गया, इसका शेयर प्राइस इंडेक्स हो गया क्रिसिल 500। उसके बाद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई हैज लॉन्च्ड अ न्यू वर्जन ऑफ इट्स ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, नियट। ये याद रखेंगे टर्म, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ रेगुलेटर्स का नाम है, थोड़ा मैं थोड़ा मैं जूम इन करूंगा ताकि दिखे। कुछ रेगुलेटर्स का नाम है
कि ये रेगुलेटर्स कौन किसका रेगुलेट क्या करता है। तो ये एक झलक देख लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर आरबीआई कहाँ है? मुंबई। और अभी चेयरपर्सन कौन है? शक्तिकांत दास है जो आरबीआई के गवर्नर हैं। उसके बाद सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई। और ये अजय त्यागी अच्छा IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी को इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है, याद रखेंगे। और उसके बाद PFRDA प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। IRDA का ध्यान रखिएगा हैदराबाद में है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन नहीं, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। उसके बाद NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म भी पूछता है। इसका किससे संबंध है? देखिए FRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी, तो पेंशन होगा। IRDAI ये इंश्योरेंस संबंधित हो गया। NABARD जो है फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को फाइनेंस करता है, ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर NABARD का मुंबई में है। उसके बाद CDB स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके स्मॉल इंडस्ट्री से नाम से ही क्लियर है, माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को ये फाइनेंस करता है। और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये सवाल पूछा है कि CDB का फुल फॉर्म, CDB का हेडक्वार्टर कहाँ है, चाहे CDB का फुल फॉर्म लिख देगा। CDB स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड एट, और उसमें भर देगा आपको दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ या नन ऑफ दीज ऐसे करके डाल देगा, और आप कंफ्यूज होते रहेंगे। लखनऊ याद रखेंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसकी उसी तरह से FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जा चुका है BPSC में, याद रखिएगा। ये फूड के स्टैंडर्डाइजेशन को सर्टिफाई करता है। अभी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट दिखिएगा, चाहे वो बोतल पैक्ड हो चाहे पैकेट हो, उस पर FSSAI का सर्टिफिकेट होता है, यानी कि उसका नाम लिखा हुआ रहता है FSSAI। आप बिस्किट का पैकेट उठा के देखेंगे उस पर रहता है, ठीक है। तो ये फूड से संबंधित है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उसके बाद BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसमें स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन करता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट का इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। उसके बाद AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज, ये मुंबई में है इसका। उसके बाद FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट संबंधित है, ये न्यू दिल्ली में है। NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, इसका फुल फॉर्म होता है, ये IT संबंधित है। NASSCOM का टर्म बहुत आता है, NASSCOM का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि NASSCOM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये कॉम जो है लास्ट में वो कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, IT सर्विसेज संबंधित ये है, ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। उसके बाद CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी न्यू दिल्ली है। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया फाइनेंस से संबंधित है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें आ जाता है रैंकिंग आ जाता है, जो हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि रैंकिंग ये 2020 का इसमें दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें चेंज हो गया होगा, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इसमें रैंकिंग के बाद। आपको इसके अलावा इसके बाद आता है इंडियन फिस्कल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन फिस्कल सिस्टम में होता है। फिस्कल सिस्टम क्या होता है, फिस्कल सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम क्या है, फिस्कल सिस्टम क्या है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मॉनेटरी भी आगे आएगा, पहले फिस्कल देख लेते हैं। इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंस बाई स्टेट्स, ठीक है। तो भाई देखिए, रेवेन्यू की जब बात करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो फिस्कल सिस्टम है। आप ऐसे समझ लीजिए, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, ये दोनों में से किसी के पास अगर कुछ पैसा आता है तो रेवेन्यू कहलाता है, वो खर्च करता है तो या तो रेवेन्यू का खर्च करेगा या फिर कैपिटल खर्च करेगा। यानी कैपिटल खर्च करने का मतलब कोई एसेट किट करेगा, रोड बनवाएगा, पुल बनवाएगा, कंपनी बनवाएगा, टावर लगवाएगा, कुछ भी करेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है कि जो रेगुलर खर्च है वो आ जाता है, तो उसका जो इनकम कहलाता है वो रेवेन्यू कहलाता है गवर्नमेंट का। अब रेवेन्यू का सोर्स अलग होता है, टैक्स सोर्स होता है, नॉन टैक्स सोर्स होता है, वो तो आगे हम लोग देखेंगे। तो उसको फिस्कल सिस्टम बोलते हैं। फिस्कल सिस्टम डील्स विथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब
कि फिस्कल टर्म जहां आएगा वहां आप ये समझ लीजिए कि ये गवर्नमेंट के आय और व्यय से संबंधित बात करने वाला है। अब मोनेटरी यानी कि मनी होता है, तो मनी की बात जहां भी आएगी आप ये समझ लीजिए कि ये रिजर्व बैंक या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित बात है। बस ये दो चीज आप ध्यान में रखेंगे, और इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो इसके बीच में मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी चीजों को मैं इस तरह से सिंपल करके समझाता हूं, आपके आम लाइफ में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, इन सब चीज़ों को समझता है, उससे कोरिलेट करके तो आपको चीज़ें क्लियर होती है ज़्यादा। चलिए, फिजिकल सिस्टम इंक्लूड्स बजटरी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, डेट, रेवेन्यू राइजिंग, बोरोइंग एंड स्पेंडिंग एक्टिविटीज़। यही तो हम बात कर रहे थे कि जो भी रेवेन्यू आना है, उसका बजट बनाना है, उसका खर्चा कैसे करना है, एवरीथिंग फिजिकल सिस्टम में हम लोग डिस्कस करते हैं। और फिजिकल पॉलिसी, और फिजिकल पॉलिसी क्या होगा, वैसा पॉलिसी, सिंपल बात है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होगा कि वैसा पॉलिसी जिसमें कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि हमें अपना रेवेन्यू का क्या क्या सोर्स बनाना है, हमें उस रेवेन्यू के सोर्स में किस किस तरह के सोर्स हो सकते हैं, टैक्स हो सकता है, उसमें नॉन टैक्स होता है, इंटरेस्ट हो सकता है, लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बाहर से बोरोइंग, इंटरनल बोरोइंग, बहुत तरह का बोरोइंग हो सकता है। उसके बाद हमारा खर्चा कहाँ कहाँ करेंगे, तो इस तरह का एक पॉलिसी बनता है जिसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। उसी तरह से पैसा को रेगुलेट करने के लिए मार्केट में पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कितना नोट छापना है, मार्केट से पैसा को निकालने के लिए क्या करना है, मार्केट में पैसा डालने के लिए क्या करना है, ये सारा कुछ को रेगुलेट किया जाता है मॉनेटरी सिस्टम के द्वारा, नहीं, मॉनेटरी सिस्टम के मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, जो आरबीआई बनाता है, क्योंकि आरबीआई मनी मार्केट का मालिक है। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। Fiscal policy refers to the use of taxation, public expenditure and the management of public debt in order to achieve the certain specific objective। जाहिर सी बात है, हर बजट में कोई स्पेसिफिक होता है कि हमको इस साल में ये काम करना है, इसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो हम यहाँ से टैक्स से इतना पैसा लाएंगे, हम यहाँ इस पैसे को खर्चा करेंगे, दैट्स इट। फिजिकल पॉलिसी उस पर काम करता है, मतलब फिजिकल पॉलिसी। अच्छा, इंडियन फिजिकल पॉलिसी इंक्लूड और रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू सोर्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक डेट, डेफिसिट, फाइनेंस, बजट, टैक्स स्ट्रक्चर, यही तो हम बात कर रहे थे अभी। तो मेरे ख्याल से फिजिकल पॉलिसी क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी डील्स विथ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सब हो गया, जहाँ पे टैक्स लगता है, पब्लिक में एक्सपेंडिचर करना होता है, एक टारगेट को, गोल को अचीव करने के लिए क्या करना होता है, उसमें सोर्स बताया जाता है, ये सब कुछ पॉलिसी जिसमें रखा जाता है वो गवर्नमेंट से संबंधित होता है। ये भी बात हो गई, गवर्नमेंट से संबंधित उसका जो आय और व्यय से संबंधित बात होती है वो फिजिकल पॉलिसी में कही जाती है। तो अगर 3 लाइनर में क्वेश्चन ये दे देता है तो इस तरह से आंसर करेंगे। अगर इसी सवाल को आपका बीपीएससी में अगर पूछेगा कि फिजिकल पॉलिसी डिनोट्स या फिजिकल पॉलिसी क्या है, तो उसमें आपका जो 3 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन और 5वां नन और मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट। तो उसमें 3 ऑप्शन दे दिए कि ये गवर्नमेंट के आय से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट के व्यय से संबंधित है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर से संबंधित है, ठीक है, इसमें टैक्सेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, चौथा मोर देन वन और नन ऑफ द एबव। तो चौथा 5वां आंसर हो जाएगा इसमें, जो नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें सही हो गई। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। चलिए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंटर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकम का सोर्स क्या क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भैया बहुत इनकम का सोर्स है, इसीलिए वो सारे राज्यों को पैसा देता है और सारी राज्य अपने जरूरत को पूरा करने के लिए सेंटर के तरफ देखती है, और कभी कभी सेंटर इस चीज़ को बार्गेनिंग नहीं करता। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सोर्स है। रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। टैक्स से आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू कम्स ब्रॉडली इन 3 सोर्सेज। कौन कौन सा टैक्स वाला है? टैक्स ऑन इनकम, इनकम टैक्स कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाता है, भारत सरकार लगाता है, ध्यान रखेंगे। एंड एक्सपेंडिचर, टैक्स ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम पे भी लगता है और एक्सपेंडिचर भी लगता है। जीएसटी, आप कोई सामान खरीदते हैं जीएसटी देते हैं तो उस पर एक्सपेंडिचर पे लग गया। इनकम, जो कोई भी सैलरी आप कमाते हैं तो उसमें इनकम टैक्स देते हैं, या फिर आप कहीं बिजनेस करते हैं तो आप अपना आय बताते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। उसके बाद टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। कैपिटल ट्रांजेक्शन कुछ करते हैं उस पर टैक्स देते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई हाउसिंग घर खरीदा या ज़मीन खरीद के घर बनाया
और आज के डेट में मान लीजिए कि आपने 25 लाख या 50 लाख में घर खरीदा, फ्लैट ही सपोज करो आपने खरीद लिया और 5 साल के बाद उसको बेचते हैं 25 की जगह 50 या 30 लाख भी हो गया तो 5 लाख कैपिटल गेन हो गया, उस पर टैक्स लग जाएगा। पहले लॉन्ग टर्म पे नहीं लगता था, शॉर्ट टर्म पे लगता था, यानी कि 1 साल से ऊपर में अगर आपके कैपिटल में अगर गेन होता है, यानी कैपिटल गेन, अच्छा पहले कैपिटल गेन कंफ्यूजन नहीं होना है। कैपिटल गेन का मतलब हो गया कोई भी आप एसेट क्रिएट किए, कोई भी एसेट आपने बनाया या खरीदा और उस एसेट को क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। अब कुछ दिन के बाद सपोज विद इन अ ईयर और मोर देन अ ईयर, बस 2 ही कैटेगरी है। तो विद इन अ ईयर अगर उसका वैल्यू एप्रिसिएट करता है यानी कि बढ़ता है और आप उस एसेट को बेच देते हैं, आपको जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है उस पर टैक्स लगता है। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि कम समय में कैपिटल में जो गेन हुआ, आपको जो एक्स्ट्रा मिला इनकम, उस पे टैक्स। ठीक है, पहले क्या था, 1 साल से ज़्यादा में अगर आप बेचते हैं और आप उसको कुछ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सपोज कीजिए आपने 5 साल घर खरीदा और 5 साल आपने रखा अपने पास, अब वो आपने 30 लाख में खरीदा था, अभी 5 साल के बाद वो 80 लाख का हो गया। अब आपको 50 लाख का एप्रिसिएशन यानी कि बढ़ के दाम मिल गया, आपने 5 साल के बाद उसको बेच दिया। तो पहले क्या होता था कि इस 50 लाख पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब है कि अब उस पर टैक्स लगता है। तो उसमें इस स्थिति में क्या हो जाता है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है पहले बच जाता था और अब लग जाता है, तो कैपिटल गेन टैक्स हो गया ये। उसी तरह से दो टैक्स ऑन प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स, टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज, कोई भी कमोडिटी है खरीदते हैं उस पर सर्विस और या सर्विस आप लेते हैं उसमें भी टैक्स लगता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट होता है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या क्या होता है, करेंसी, क्वाइनेज, मिंट, ठीक है, ये नॉन टैक्स होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीट एंड डिविडेंड एंड अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये करेंसी, क्वाइनेज, मिंट, इससे ये क्या हो गया आपका नॉन टैक्स में आ गया। अभी टैक्स वाला में आपका ये सब आ गया, टैक्स इनकम एक्सपेंडिचर, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, कैपिटल, इनकम टैक्स, ये सारा का टैक्स में आ गया। नॉन टैक्स में आपका आ जाता है करेंसी, क्वाइनेज, मिंट, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीट एंड डिविडेंड एंड अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इंटरेस्ट रिसीट आप समझ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कहीं कर्ज देती है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसको इंटरेस्ट रिसीट बोलते हैं। उसी तरह से अगर कुछ डिविडेंड मिलता है, जैसे बहुत सारी भारत सरकार की इंटरप्राइजेज हैं तो उनको डिविडेंड मिलता है। कंपनी, इंटरप्राइज मतलब कंपनीज है, तो कंपनीज प्रॉफिट बनाती है, जैसे बैंक प्रॉफिट बनाता है, जैसे एनटीपीसी, भेल, गेल, सेल, ये सब जो है कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है तो भारत सरकार का उसके पास जितना शेयर है उसमें प्रॉफिट का उतना हिस्सा भारत सरकार को चला जाता है। डेट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड क्या होता है। तो चीज़ें कभी कभी ऐसी होती है ना कि आप पढ़ कुछ और रहे हैं और आप उसके साथ साथ कुछ और पढ़ लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो हम लोग डिविडेंड सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, लेकिन डिविडेंड क्या है अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा पहले से वो भी क्लियर हो गया। लाभ अंश, लाभांश बोलते हैं ना इसको, मतलब ये हुआ कि हमने जितना प्रॉफिट कमाया उसमें हमारा जो अंश है वो हमें मिल गया, डेट इज कॉल्ड डिविडेंड। मतलब कि अगर 100 रुपया कोई कंपनी कमाई और सपोज कीजिए कि उसमें 50% हमारा हिस्सा है कंपनी में, तो 50 रुपया हमको मिलेगा हिस्सा, डेट इज कॉल्ड लाभांश यानी कि डिविडेंड। अगर आप शेयर खरीदते किसी कंपनी का रखे हुए हैं और कंपनी प्रॉफिट में जाती है, डिविडेंड देती है, तो आपको मिलता होगा 10 रुपया, 20 रुपया, 10,000, 20,000, 50,000 अगर आप खरीद के रखते हैं तो मिलता है। एनीवे, तो ये आपका सोर्स हो गया रेवेन्यू का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो पूछता है कि इसमें से निम्न में से बताए कि कौन सा केंद्र सरकार का रेवेन्यू का सोर्स है। तो इसमें से आप देख लेंगे, इसमें से जो ऑप्शन होगा आप टिक लगाएंगे, नहीं होगा तो नन ऑफ द एबव, और एक से ज्यादा होगा तब भी नन ऑफ द एबव मारेंगे। उसी तरह सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट। अब स्टेट के पास क्या क्या भाई, तो मेन सोर्स जो है स्टेट का जो टैक्स होता है सो, और शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, इनकम फ्रॉम सोशल, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज एंड प्रॉफिट ऑफ स्टेट रन इंटरप्राइजेज। देखिए 3-4 तरह का इसमें बात है। एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है, जैसे जमीन उमीन का खरीद बिक्री होता है उसमें स्टैम्प ड्यूटी रहता है, उससे स्टेट का होता है। उसके बाद जो मेजर चंक है, हमने बजट जब पढ़ाया था आपने ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया हो तो जाकर देख लीजिएगा बजट में, उसमें हमने स्पष्ट बताया था कि सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन कितना है स्टेट के टोटल इनकम या टोटल बजट में। सेंट्रल टैक्स का कंट्रीब्यूशन सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद इनकम फ्रॉम सोशल, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज एंड प्रॉफिट ऑफ स्टेट, जैसे
कहीं भी कोई चीज़ काम करने जाते हैं तो उसका कुछ फीस होता है, उसको फीस को भरते हैं अगर सरकारी चीज़ है तो, और वहाँ पे आप उसको देते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का अपना कुछ इंटरप्राइजेज है, जैसे अगर हम बिहार सरकार की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो दो बन गया है कंपनी, अगर वो प्रॉफिट में जाता है तो वहाँ से भी रेवेन्यू आता है, तो ये प्रॉफिट में है। उसके बाद जैसे बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड है, इस तरह की कंपनियाँ हैं, चाहे और भी कंपनियाँ हैं, बिजली उत्पादन की कंपनियाँ हैं, तो वो सब अगर प्रॉफिट में जाती है तो उसको उसका रेवेन्यू मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के। उसके बाद स्टेट टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड्स, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, जो हम बोल रहे थे कि लैंड से आता है रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी से आता है, ये सब रजिस्ट्री से, स्टेट ड्यूटी से आ जाता है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अगर पूछे कि स्टेट का सोर्स क्या है तो आप इसमें देखेंगे, इसमें से अगर कोई ऑप्शन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नन मारेंगे, अगर एक से ज़्यादा आता है तो क्या मार देंगे, पांचवा ऑप्शन। ये ध्यान रखेंगे, आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है। टफ क्वेश्चन, एक बात जान लीजिए, किसी से नहीं बनता है। सबको जो पास करता है वो आसान क्वेश्चन बना के ही पास करता है। तो ऐसा नहीं है कि विधाता बन के जाना है, हमें मैनेजमेंट करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, हमें क्वेश्चन का मैनेजमेंट करना है कि क्या हमें वहाँ पे ईगो पे चीज़ें नहीं लेनी है, नहीं बन रहा है तो निकल जाना है वहाँ से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स एक्सपेंडिचर ब्रॉडली अंडर टू हेड्स, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। अंडर प्लान एक्सपेंडिचर कम्स आउटले फॉर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, एनर्जी इंडस्ट्री, मिनरल ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सर्विसेज एट्सेट्रा, ये सब प्लान में आता है। मेजर हेड इंटरेस्ट पेमेंट आता है, डिफेंस सब्सिडी, जनरल सर्विसेज नॉन प्लान में आता है। इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सब्सिडीज एंड जनरल सर्विसेज जो है वो नॉन प्लान में आता है। कभी पूछ देता है ये और उस समय हमें कंफ्यूजन होने लगता है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट क्या होता है, लाइक यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू हैव टू ब्रॉड हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर या प्लान, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ टू काइंड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो हम एक बार बोले थे ना कुछ देर पहले कि पब्लिक डेट जो है वो कर्ज जो सरकार लेती है उसको पब्लिक डेट बोलते हैं, और वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल जब होगा तो इंडिया से ही किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज से लेगी, अगर एक्सटर्नल होगा तो बाहर के किसी बैंक, इंटरप्राइज या कंपनी से लेगी। तो ये हो गया आपका इंटरनल कंप्राइज लोन रेज फ्रॉम द ओपन मार्केट, कंपेंसेशन बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड, ट्रेजरी बिल इशूड टू आरबीआई, कमर्शियल बैंक एट्सेट्रा। तो ये इंटरनल, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है, उसमें कुछ डिस्काउंट रेट जिसको बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट जिसको बोलते हैं, वो मिलता है, तो उससे वो डेट होता है। एक्सटर्नल डेट की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एडीबी, एडीबी जानते होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ जानते होंगे क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड इंडिविजुअल कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान एट्सेट्रा, किसी कंट्री से, जैसे बुलेट ट्रेन की जो बात चल रही है जब आपको अहमदाबाद से मुंबई की, तो वो जापान ने फाइनेंस किया। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक भी बहुत सारा प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है, एडीबी करता है। तो ये हमारा एक्सटर्नल डेट हो गया। तो एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या होता है आपको समझ में आएगा, कर्ज होता है, डेट का हिंदी कर्ज होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ फिस्कल टूल in the hands of the government to bridge the gap between revenue receipt and revenue expenditure। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, वैसा पैसा देना जहां पे सपोज करो कि 10 रुपया इनकम है और खर्चा 20 रुपया हो रहा है या 12 रुपया हो रहा है सपोज, तो 2 रुपये का जो गैप है वो होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगर उसको दे दिया जाए तो। उसके आगे डेफिसिट में अब चलते हैं, डेफिसिट की बात कर ही लिए तो डेफिसिट को भी समझ लेते हैं कि डेफिसिट क्या है, क्योंकि कमियां जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उससे बचेंगे। जैसे कि हमारे पढ़ाई में कमी हो, हमारे पढ़ाई करने के तरीके में कमी हो, बुक के सिलेक्शन में कमी हो, तो कोई भी चीज़ में कमी जानना जरूरी है। अपनी कमी सामने वाले की जानिए चाहे नहीं जानिए, लेकिन अपनी कमी जरूर जानिए। तो कमी इसलिए, चलिए अभी डेफिसिट देख लेते हैं। इन अ बजट स्टेटमेंट देयर इज अ मेंशन ऑफ 4 टाइप ऑफ डेफिसिट। तो बजट स्टेटमेंट जो होता है इसमें 4 तरह के डेफिसिट की बात करते हैं। वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट।
रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू पहले क्या है, तो हमने सबसे पहले बताया था कि गवर्नमेंट का जो इनकम होता है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू टैक्स सोर्स से होता है और नॉन टैक्स सोर्स होता है ब्रॉडली, उसमें बहुत सब कैटेगरी हो सकता है। तो रेवेन्यू क्या है, तो इनकम है बेसिकली। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा ये देखा जाए, तो रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। सिंपल बात है ना कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, तो हमने जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया यानी कि जितना इनकम जनरेट किया उतना से ज़्यादा खर्च कर दिया तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। अगर उससे कम खर्च किया होता तो जो माइनस में जो बचता वो प्लस में जाता, तो वो क्या होता है, रेवेन्यू सरप्लस हो जाता। इन फैक्ट इट रिफ्लेक्ट्स वन क्रूशियल फैक्ट दैट व्हाट इज द गवर्नमेंट बोरोइंग फॉर। बात समझ रहे हैं आप, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाता है। सपोज कीजिए कि हमारा इनकम का जो सोर्स है, हमारा इनकम है महीने का सपोज कीजिए 1,00,000 रुपया, ठीक है। अगर हमने 1,10,000 खर्चा करना है महीने में, क्या हमने कर दिया, लेकिन इनकम तो फिक्स है, या किसी कारण से 1,10,000 आना था नहीं आया, मान लीजिए कि 1,00,000 ही आया, तो वो तो अब 1,00,000 आ रहा है, लेकिन हमारा खर्चा है वो जाना है 1,10,000, तो 10,000 का जो डेफिसिट है वो रेवेन्यू डेफिसिट है। और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो ये बताता है कि हमें कर्जा कितना लेना पड़ेगा। जैसे हमें अपने घर का जरूरत पूरा करने के लिए, आपको अगर इनकम आपका 1,00,000 रुपया, हमारा 1,00,000 रुपया है, और हमारे महीने का खर्चा अगर 1,10,000 या 1,20,000 है, तो हमें 20,000 रुपया अपने किसी दोस्त से लेना पड़ेगा, बैंक से कर्ज लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा। सरकार तो अगर पड़ोसी से लेगी नहीं, पड़ोसी के फॉर्म में कोई देश हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिसको बोरिंग बोलते हैं, कर्जा लेना बोलते हैं। तो एक्चुअली जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो बताता है कि हमें कर्ज कितना लेना है। वही यहाँ पे लिखा है कि इन फैक्ट इट रिफ्लेक्ट्स वन क्रूशियल फैक्ट, व्हाट इज द गवर्नमेंट बोरोइंग फॉर। ये इसमें बता देता है कि गवर्नमेंट किस चीज के लिए बोरो कर रही है। एज एन इंडिविजुअल इफ यू आर बोरोइंग टू पे द हाउस रेंट, ये गलत लिखा है, देन यू आर इन द सिचुएशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाइल यू आर बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी ड्यूरेबल एसेट। दिस implies that there will be a repayment obligation sometime in the future, and at the same time there is no asset creation via investment। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप ध्यान देंगे। पहली बात कि सरकार को बोरो करना कितना पड़ता है, तो रेवेन्यू डेफिसिट ये बता देता है शुरू में। अब ये चीज़ बताता है कि किस चीज़ के लिए बोरो करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया गया कि अगर आप हाउस रेंट देने के लिए या ऐसे चीज़ के लिए, सपोज करो कि आपने गाड़ी का तेल भरवाने के लिए आपने बोरो किया, तो कंज्यूम हो जाएगा। हाउस रेंट देने के लिए आपने किया, आपने बिजली बिल पेमेंट करने के लिए किया, तो उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो जो बोरोइंग है वो रिपेमेंट ऑब्लिगेशन तो रखेगा, यानी कि आपको रिपेमेंट तो फ्यूचर में करना है, लेकिन प्रेजेंट में उस बोरोइंग से यानी कि उस कर्जे से कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हाउस रेंट, अगर आप हाउस रेंट देने के लिए बोरो करते हैं, देन यू आर इन द सिचुएशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट व्हाइल यू आर बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, यू आर नॉट क्रिएटिंग अ ड्यूरेबल एसेट। क्योंकि एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपने बोरो किया था, लेकिन आपने मकान बनाने के लिए बोरो किया था, तो आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, उससे आप रेंट ले सकते हैं, उससे आपका इनकम हो सकता है फ्यूचर में। तो यहाँ तो ये क्या बोलते हैं, रिपेमेंट ऑब्लिगेशन आ गया। रिपेमेंट तो आपको करना है, रिपेमेंट तो आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपका एसेट कोई क्रिएट नहीं हुआ, तो ये रिपेमेंट ऑब्लिगेशन आ गया। सम टाइम्स इन फ्यूचर एंड एट द सेम टाइम देयर इज नो एसेट क्रिएशन वाया इन्वेस्टमेंट, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो वहां पे पता चलता है कि वो किस चीज के लिए कर्ज लिया जाना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का यहाँ पे फार्मूला लिखा है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। सिंपल जो हम लोग बात किए थे, बराबर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस प्लान एक्सपेंडिचर माइनस नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये दोनों एक्सपेंडिचर को जोड़ दीजिए, जितना आया उसमें से
टोटल इनकम को माइनस कर दीजिए, टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम, थोड़ा सा ब्रॉड कर दिए, ज़्यादा कर दिए समझने के लिए। अब आइए यहाँ पे बजट डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। बजट डेफिसिट क्या होता है? तो बजट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। घर में हर महीना खर्चा करने के लिए हम लोग बजट बनाते हैं कि हमारे महीने में इन मदों पे साल भर में नहीं, महीने में इतना खर्चा होना है, और वो इंक्लूड्स होता है 50,000। सपोज कि जो कि हमारा इनकम है 48,000, तो उस स्थिति में क्या होगा कि 2,000 का डेफिसिट हो जाएगा बजट का, क्योंकि हमने बजट में ये हो गया। बजट डेफिसिट में जैसे हमने जितना खर्चा करना था और इनकम उससे कम था, तो बजट डेफिसिट हो जाएगा कि इनकम हमारा जो एस्टिमेटेड इनकम है, इनकम नहीं एस्टिमेटेड इनकम जो है हमारा कम है इन कंपेरिजन टू एक्सपेंडिचर। अभी देख लीजिए यहाँ पे, रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। हियर टोटल रिसीट इंक्लूड्स करेंट रेवेन्यू एंड नेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। चूँकि बजट में हम लोग इसका प्रोविज़न कर लेते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल कैपिटल रिसीट जो होता है गवर्नमेंट का, करंट रेवेन्यू तो समझ में आता है कि टैक्स वगैरह हो गया। अब कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है कि एसेट क्रिएट करने के लिए जो हमारा इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है, जैसे मेट्रो लाइन का बनाना है, जैसे मेट्रो का बनाना है, जैसे बुलेट ट्रेन का बनाना है, तो ये एसेट क्रिएट के लिए जो कैपिटल रिसीट होता है, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, दोनों में से कोई भी रिसीट हो सकता है गवर्नमेंट का, तो इसको जोड़ देते हैं और जो माइनस में हो जाता है वो हो जाता है हमारा बजट डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस प्लान एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू रिसीट आ रहा है, कैपिटल रिसीट आ रहा है, इसमें दोनों आ जाता है क्योंकि इसमें हम लोग बजट में उसको मान के चलते हैं कि वो हमारा रिसीट है। उसके बाद आ जाता है आपका फिस्कल डेफिसिट, रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल एंड लोन्स नेट ऑफ रीपेमेंट। रेवेन्यू, कैपिटल एंड लोन नेट ऑफ रीपेमेंट on the one hand, and on the other hand revenue receipt plus all those capital receipt which are not in the form of borrowing but which in the end accrue the government। ठीक है, बोरोइंग के फॉर्म में नहीं हो लेकिन वो गवर्नमेंट को मिलता हो। तो फिस्कल डेफिसिट का ये हो गया रेवेन्यू रिसीट, नेट टैक्स रेवेन्यू हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों हो गया, प्लस कैपिटल रिसीट, वनरली रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसीट इसमें ऐड करते हैं, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर प्लान एंड नॉन प्लान, ये आपका फिस्कल डेफिसिट में आ जाता है। तो याद रखेंगे, पूछ देता है कभी फार्मूला, ये वाला फार्मूला पूछ देता है कभी कभी, तो ये गड़बड़ाना नहीं चाहिए। उसके बाद आ जाइए प्राइमरी डेफिसिट, रेफर्स टू द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए भाई, जो भी लोन लिए हैं उसमें इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अलग अलग पेमेंट होता है, तो इंटरेस्ट वाला पार्ट हटा दीजिएगा तो वो हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट हटने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो मूल का जो ओब्लिगेशन है, रिपेमेंट ओब्लिगेशन, वो बच गया, इसलिए उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स इट पॉइंट्स टू द हाउ मच गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू पे फॉर एक्सपेंस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट एक्चुअली में कितना लिया, जैसे सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का लोन लिया, 10,000 करोड़ का लोन में 1,000 करोड़ उसको सपोज कीजिए कि साल में इंटरेस्ट लग रहा है, ज़्यादा बोल रहा हूँ, 500 करोड़ सपोज कीजिए कि इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। अब उसका जो रिपेमेंट है, अगर उसका इनकम है कि 1,000 करोड़ अगर उसको खर्च करना है, तो उसमें 500 करोड़ क्या होता है, इंटरेस्ट में जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअली उसका खर्चा कितना है, तो उसको कर्जा लेना पड़ेगा। अगर उसका इनकम 500 करोड़ है और 1,000 करोड़ ये देना पड़ता है, क्योंकि 500 करोड़ उसका जेन्युइन खर्चा है और 500 करोड़ इंटरेस्ट में देती है गवर्नमेंट, और उसका इनकम मान लीजिए कि 500 करोड़ ही है, तो 500 करोड़ उसको बोरो करना पड़ता है। तो पता नहीं चलता है कि वो इंटरेस्ट का पार्ट दे रहा है कि किस चीज़ का पार्ट दे रहा है। तो इंटरेस्ट जब हटा देते हैं तो एक्चुअल में कितना बकाया है गवर्नमेंट पे, कितना बोरोइंग की ज़रूरत है, वो पता चलता है। तो ये है प्राइमरी आपका डेफिसिट। ऑल्सो इट इज अंडरस्कोर्स अनदर की इफेक्ट, हाउ मच द गवर्नमेंट इज एडिंग टू फ्यूचर बर्डन, मतलब कितना ऐड कर रहा है, कितना कर्जा बढ़ा रहा है इन टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट पॉलिसी। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब मोनेटाइज डेफिसिट बराबर होता है इंक्रीमेंट इन नेट आरबीआई क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है।
आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम लोग इसको बजट को पढ़ेंगे, या कल आए या जब भी आए ये वीडियो कल ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो शाम तक आ सकता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बजट पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक तो जरूर कीजिए। और अब वीडियो कंटिन्यू आएगी क्योंकि नेट का भी व्यवस्था हो चुका है और सारा कुछ सेटअप हो चुका है, सब कुछ अच्छे से स्मूथ हम लोग साथ साथ चलेंगे और उम्मीद कीजिए कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों का होगा। बस प्रीवियस वीडियो भी देखना मत भूलिएगा ताकि आपका रिवीजन कंटिन्यूअस बेसिस पे होते रहे। प्रतियोगिता दर्पण से फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग करंट अफेयर्स फरवरी के बाद वाला शुरू करने वाले हैं, तुरंत शुरू करने वाले हैं। आज तो नहीं हो पाएगा शायद, कल से, कल के वीडियो में ये पक्का आ जाएगा कि एक वीडियो में करंट अफेयर्स से भी अपडेट कर दूं ताकि आप लोग का जो पिछड़ा हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।